हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग। आई होप कि आप सब ठीक हैं एंड आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है फॉर योर एग्जामिनेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू and all my best wishes are always with you all. Welcome to today's revision session and आज के रिविजन सेशन में मैं आपका पेपर नंबर 17 जो है एज पर न्यू मॉड्यूल्स जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर नंबर 17 है उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रिविजन लेक्चर डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। इट इज द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये आपके मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट होल्ड ऑन द थ्योरी पोर्शन एज वेल एज द प्रैक्टिकल पोर्शन। यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इट्स नॉट ओनली रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो for your general knowledge and also for your knowledge upgradation because you are soon going to be a qualified cost accountant and you must know all about your duties, your rights and आप लोग कहाँ पे stand करते हो in the industry। हर चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने ही बारे में काफी कुछ पता हो। So that way this chapter is of utmost importance and I have basically divided the session into two parts। ये पूरे session मैंने दो part में इस chapter को cover करूंगी। Today's session is all about the theory portion and the next session that I will upload will be all about the practical aspect of this chapter because इस chapter से theory and practical दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं। So I wanted to make sure कि आप हर चीज अच्छे से grab कर लो and इसीलिए ये theory portion का आज का session है and then next session जो मैं upload करूंगी वो होगा आपका practical aspect से related। So without any further ado, let's just begin the revision। चैप्टर 1 का जब हमने रिवीजन किया था उसके अंदर हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कि हम लोग को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंपावर करती है कि अगर उसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को जो कि सर्टेन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना रहे हैं उनको बोल सकती है कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या फिर आपने कॉस्ट ऑडिट अपना करवाना है। तो आज का जो रूल है जो हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, इसी में हम ये चीज देखेंगे कि कैसे कहाँ पे किस प्रोडक्ट के लिए किस सर्विस के लिए किसको बोला गया है कि आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं एंड अपनी कॉस्ट ऑडिट करवानी है। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। इस रूल के अंदर बेसिकली 6 रूल्स है, रूल 1 2 3 4 5 6, जिसमें से फर्स्ट रूल हमेशा ही जो भी होता है किसी भी रूल का कमेंसमेंट का इन शॉर्ट टाइटल का, जिसके अंदर ये है कि ये रूल्स कब आए थे जो कि हमने प्रीवियस सेशन में भी रिवाइज किया था। 30 जून 2014 से दे रूल्स केम इनटू इफेक्ट एंड इसको क्या कहा जाता है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। देन रूल 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस जो कि रेयरली कभी एग्जाम में पूछी जाती है, वैसे सच बताओ तो कभी पूछी नहीं जाती। रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इन सब की बेसिक डेफिनेशंस है विच यू ऑल्सो डोंट नीड टू मग अप ऑन। एंड रूल 3 से बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। रूल 3 4 5 6 आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए अलॉन्ग विद द रूल नंबर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल 3 से। रूल 3 इज बेसिकली ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। किस किस को मेंटेन करना है। हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने 2 टेबल्स हमें दी है, टेबल ए एंड टेबल बी। उस टेबल ए और टेबल बी में जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में एंड जिन जिन सर्विसेज का नेम मेंशन है, अगर आपकी कंपनी उस चीज में इंडल्ज है, वो चीजें कर रही है, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर वो सर्विसेज रेंडर कर रही है, तो आपको अपनी कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं प्रोवाइडेड दैट योर टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 35 करोड़ और मोर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो अभी अभी बीता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर अगर आपका टर्नओवर जो है वो 35 करोड़ 35 करोड़ या उससे ज्यादा है एंड आप वो वाले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर वो वाली सर्विसेज रेंडर करने में एंगेज हो जो टेबल ए या टेबल बी में दी गई हैं, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, आपने ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, राइट। इसके सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1 आपका क्या है कि आप अगर आपका फॉरेन कंपनी जो है, अगर वो एक टेबल में अभी हम पढ़ेंगे 33 नंबर की कैटेगरी, अगर उसमें आपका सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफिस है इंडिया में, तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड सेकेंडली अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हो MSMED एक्ट के हिसाब से, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की नीड नहीं है। अदरवाइज अगर आपका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ या मोर है, डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी हो आप, तो आपको मेंटेन करना ही है। चलिए अब एक बार देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। एंड पहले के हर लेक्चर की तरह इसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन कंप्रेस फॉर्म में एज पर योर स्टडी मटेरियल, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिए एंड आई विल प्रोवाइड यू विद दीज नोट्स।
चलिए लेट्स सी, अब स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 देखो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मेंटेन करो, रूल्स बनाओ। किस चीज के लिए? कॉस्ट रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए रूल बनाओ। और किन किन के लिए? जो प्रोवाइड कर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला रूल हम देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारा? रूल 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का है हमारा, जो कि ये बोलता है कि इसको क्या कहा जाएगा? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल कहा जाएगा। और ये कब से आए हैं? 30 जून 2014 से आए हैं, राइट। नेक्स्ट, ये हमने अभी रूल 3 पढ़ा। एक बार रूल 3 को यहां से भी दोबारा देखते हैं। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, प्लस ये मैंने सिंपल फॉर्म में आपके लिए लिखा है, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो आप गुड्स की या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, वो वाले जो टेबल में दिए, कौन से टेबल में दिए हैं? 2 टेबल है इसकी, टेबल ए एंड टेबल बी। अगर आप टेबल ए या टेबल बी की सर्विसेज रेंडर कर रहे हो या प्रोडक्शन में इंगेज हो, तो आपने अपना ये मेंटेन करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट हमने अभी क्या पढ़ी कि क्या सबको करना है? नहीं जी नहीं, सबको नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं को करना है जिनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर इज 35 करोड़ और मोर, राइट। एक्सेप्शंस रूल 3 कब कब एप्लीकेबल नहीं है? कोई भी फॉरेन कंपनी जिसका लाइसेंस ऑफिस, जिसका इन शॉर्ट मीनिंग है कम्युनिकेशन ऑफिस, अगर आपका है कैटेगरी 3 का, इंडिया में सिर्फ 33 कैटेगरी का भी हम देखेंगे, तो आपको मेंटेन नहीं करना। एंड नेक्स्टली, अगर आप कोई माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज हो, अब आप वर्ड्स पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे MSMED एक्ट के हिसाब से लिखा तो है, पर किसके लिए लिखा है? इफ यू पे अटेंशन, ओनली माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। यहाँ पे कहीं पे भी मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं लिखा, तो इसीलिए एक्सेप्शन जो है जब भी आए कोई भी, तो उसको ढंग से हमें पढ़ना है कि एक्सेप्शन बेसिकली किसके लिए दी गई है। एक्सेप्शन इज ओनली फॉर द माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज। अब ये टर्नओवर के और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एज पर द न्यू रूल्स, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज आप कब कहे जाओगे? जब आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है। एंड मीडियम में इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है, राइट। अब ये जो टर्नओवर की बात हम कर रहे हैं, टर्नओवर ये होना चाहिए आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ से नीचे, 35 करोड़ से ऊपर। तो ये टर्नओवर में हम क्या क्या लेते हैं? टर्नओवर में बेसिकली हम सब कुछ लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से हमें जो जो मिलता है, हमारी स्क्रैप सेल को भी हम टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं। जब हम टोटल टर्नओवर निकालते हैं तो उसमें स्क्रैप सेल को भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर हमारा टोटल टर्नओवर हो गया तो क्या हम स्क्रैप के लिए भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या हमें स्क्रैप के लिए भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए? ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं उनके लिए, उन प्रोडक्ट्स या उन सर्विसेज के लिए जिसमें आप इंगेज्ड हो। पर क्या आप स्क्रैप की प्रोडक्शन में इंगेज्ड हो? स्क्रैप मींस जो आपने सेल कर दिया, जो आपका वेस्ट है, क्या आप वेस्ट को प्रोड्यूस करते हो? नहीं। that is a subsequent thing that occurs in the process of production or rendering of a service। तो आप टर्नओवर में तो उसको इंक्लूड करोगे, पर स्क्रैप के लिए कोई कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम मेंटेन नहीं करते। आइए चलिए देखते हैं टर्नओवर में क्या क्या है। ग्रॉस टर्नओवर में देखो, ग्रॉस टर्नओवर आता है एंड देन आपका कोई भी टर्नओवर, जॉब वर्क से, स्क्रैप सेल, ट्रेडिंग टर्नओवर, सब कुछ आता है। टर्नओवर ये रहा, अच्छा ये लिखा नोट, टर्नओवर इंक्लूड्स स्क्रैप सेल, हाउएवर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर नॉट कवर्ड अंडर द रूल्स, क्योंकि रूल्स सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं किसके लिए? उन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए जो कि हम बना रहे हैं, और स्क्रैप तो कॉन्सिक्वेंट टू सेल है, इसीलिए उसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनके लिए हम कभी भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते। ये अभी हमने सिंपलर टर्म्स में हर चीज देख ली, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया, हर चीज देख लिया। अब एक बार जो रूल में लिखा है, एक बार मैं आपको वो भी पढ़ा देती हूँ। ये देखो, ये आपकी टेबल है, बेसिकली टेबल ए इज द रेगुलेटेड सेक्टर एंड टेबल बी इज अनरेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ये बस नेम है इनका, ये किस बेसिस पे यहाँ पे किया गया है क्लासिफाई, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एंड ना ही आपको बताया है कि क्या बेसिस है, राइट। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन से प्रोडक्शन है। रेगुलेटेड सेक्टर में 6 है आपका, ये देखो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्री। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको रीड कर लो एक बार कि आपको पता हो कि हाँ इनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं या नहीं बनते, दैट्स इट। आपको ऐसा कुछ बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं कि ये टेबल ए के है या ये टेबल बी के है। टेबल बी में तो वैसे भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, एक बार देखते हैं। मशीनरी है, मैकेनिकल अप्लायंसेस, टर्बो, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, देन आपका है एक्सप्लोजिव्स, रिडार ऑपरेटर्स, टैंक्स, रबर्स, टी, कॉफी, जूट, एडिबल ऑयल, एजुकेशन। ये बहुत सारी देखो सर्विसेज यहाँ पे आपकी दी गई हैं। ठीक है, अब ये वो लाइन, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन सीरियल नंबर 33 शैल अप्लाई टू फॉरेन कंपनीज। 33 में अगर आपका लाइसेंस ऑफिस, मतलब आपका अगर कम्युनिकेशन ऑफिस है इन सब चीजों का, अगर आप ट्रेड कर रहे हो मेडिकल डिवाइसेस को, तो आपका कम्युनिकेशन ऑफिसर सिर्फ इंडिया में फॉरेन कंपनी हो तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हो तो भी आपको कंट्रोल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल 4। रूल 4 है हमारा रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले अभी हमने देखा कि किन किन कंपनीज को नीड है एक्चुअली कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की। अब रूल 4 इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑडिट। तो ये बेसिकली सीरियल वाइज चल रहा है। सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप बनाओगे तभी तो उनका ऑडिट करोगे, तो इसीलिए जो आप बना रहे हो दैट इज रूल 3, एंड जो बना रहे हो उसका ऑडिट कब करवाना है दैट इज जस्ट उसके एक नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। अब कॉस्ट ऑडिट आपने कब कब करवाना है, बेसिकली कॉस्ट ऑडिट आपने तब करवाना है, इसके अलग मॉनेटरी लिमिट्स दी गई हैं। अगर आपका टेबल ए का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है तब आपने कब करवाना है कॉस्ट ऑडिट, एंड टेबल बी का है तब कब करवाना है। दोनों की लिमिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहली बात ये कहती है कि आपने कब करवाना है ऑडिट। अगर आपका टेबल ए का है, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर पूरे ईयर का हर प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने से, हर सर्विस रेंडर करने से, हर प्रोडक्ट सेल करने से, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज 50 करोड़ और मोर, प्लस आपका, प्लस मतलब एंड, दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज 50 करोड़ और मोर, एंड सेकेंडली टेबल ए और टेबल बी का जितना भी टर्नओवर है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज टेबल ए और टेबल बी में दी गए हैं, उनका आपका उनसे टर्नओवर जो है दैट इज 25 करोड़ और मोर। तो ये दो लिमिट्स हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर आपका होना चाहिए 50 करोड़ या मोर, एंड आपका उन्हीं पर्टिकुलरली टेबल ए और टेबल बी के प्रोडक्ट से टर्नओवर होना चाहिए 25 करोड़ और मोर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आपने करवाना है कॉस्ट ऑडिट टेबल ए के प्रोडक्ट्स का। टेबल बी के प्रोडक्ट्स का ऑडिट कब होगा, जब इसकी लिमिट्स डिफरेंट है, क्राइटेरिया वही है, टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टर्नओवर ऑफ टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स, बट लिमिट डिफरेंट है। टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टोटल आपका होना चाहिए 100 करोड़ और मोर, एंड टर्नओवर आपका टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स का होना चाहिए 35 करोड़ और मोर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए था कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन ही तब करने हैं जब 35 करोड़ या मोर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो आपका टर्नओवर। एंड उसके बाद ये यहाँ पे क्या कहता है कि आपने कॉस्ट ऑडिट कब करवानी है उनकी, आपने ऑडिट तब करवानी है जब आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना है 50 करोड़ और मोर, एंड आपका टर्नओवर फ्रॉम द टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट इज 25 करोड़ और मोर इन केस ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट्स की ऑडिट। एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स की ऑडिट के लिए टोटल टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज 100 करोड़ और मोर, and the turnover from the preceding financial year of the product A and B is 35 crores or more। एंड इसकी भी एक्सेप्शन है कि अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट से 75% है तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, वो अभी फटाफट जितना पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर है आपका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेक्टर ए के लिए, कैटेगरी ए जो है हमारा रेगुलेटेड सेक्टर, उसके लिए 50 करोड़ या मोर है, एंड एग्रीगेट टर्नओवर जो है जिन भी प्रोडक्ट के लिए ये रूल 3 लगता है, मतलब टेबल ए और टेबल बी के प्रोडक्ट्स दोनों का मिला के 25 करोड़ और मोर है। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 100 करोड़ या मोर है टर्नओवर, एंड रूल 3 जिस पे लगता है उसके लिए 35 करोड़ या मोर है। अब एक बार, ये तो सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी फॉर योर लर्निंग पर्पस। अब एक बार रूल भी देख लेते हैं, रूल में कैसे लिखा है। ये देखिए, रूल में ऐसे लिखा है, एप्लीकेबिलिटी फॉर कॉस्ट ऑडिट, जो भी कंपनी है स्पेसिफाइड है आइटम ए, मतलब रेगुलेटेड सेक्टर का आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कराना है अगर ओवरऑल टर्नओवर कंपनी का इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है 50 करोड़, और एग्रीगेट टर्नओवर कितना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 25 करोड़, एंड कॉस्ट ऑडिट आपने करवानी है अगर रूल्स आपके क्या कहते हैं कि कितना है आपका टर्नओवर बी के लिए 100 करोड़ और इंडिविजुअल टर्नओवर कितना है 35 करोड़। रिक्वायरमेंट आपका इसमें
नहीं होगा, ये लिखे हैं वो। अगर 75% टोटल रेवेन्यू का आपका एक्सपोर्ट से आता है और आपका ऑपरेट कर रहे हैं आप किसी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, या फिर कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स। अब कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स के लिए इन्होंने जो बोला है यहाँ मैंने एक बार आपके लिए उसको समराइज कर दिया है। कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं आपके जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो बट वो आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन में ही वो चीजें जो है कंज्यूम हो रही है, दैट आर नोन एज कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स। कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स के लिए बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि अगर वो आपकी प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं एंड जिस भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो यूज हो रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑडिट हो रही है, तो अलग से आपको कैप्टिव कंजम्पशन के लिए कराने की जरूरत नहीं है कॉस्ट ऑडिट। लेकिन अगर उनके नहीं हो रहे हैं कॉस्ट ऑडिट, जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसकी कॉस्ट ऑडिट नहीं हो रही है तो फिर आपको जो है सेपरेट कॉस्ट ऑडिट इसके लिए करवानी है। पर अगर आप पार्टली कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, पार्टली सेल कर रहे हो, तो क्या करोगे? अगर आपका पूरा का पूरा जितना भी आप बना रहे हो वो सारा का सारा आपका गुड्स जो है वो आपके मेन प्रोडक्ट बनने के लिए नहीं यूज हो रहा, तो तब भी आपको सेपरेटली कॉस्ट ऑडिट करवानी है। ठीक। कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर द योर ओन कंजम्पशन। आप उनको प्रोड्यूस तो कर रहे हो, वो गुड्स हैं तो सही, बट आप उनको यूज कर रहे हो अपना मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर जो मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हो अगर उसी की कॉस्ट ऑडिट हो रही है तो आपको अलग से कराने की उसकी जरूरत नहीं है कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स की। पर अगर जो मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स यूज हो रहे हैं, अगर वो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑडिट नहीं हो रही है तो आपको सेपरेटली कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स की कॉस्ट ऑडिट करवानी है। एंड अगर वो कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स जो है आपके कैप्टिवली कंज्यूम्ड गुड्स अगर वो पार्टली यूज हो रहे हैं और पार्टली नहीं हो रहे हैं, मतलब कि सारे के सारे जितने भी हैं सबके सब आपके प्रोडक्शन में नहीं यूज हो रहे, तो भी आपने जो है सेपरेट कॉस्ट ऑडिट उनकी करवानी है, राइट। एंड ये बहुत ही ट्रिकी सेक्शन है, दोनों रूल्स हमारे रूल 3 और रूल 4 बहुत ही ट्रिकी रूल्स है। बिकॉज ये रूल्स ट्रिकी क्यों हैं? ये बहुत ही स्पेशल रूल्स हैं, क्योंकि अगर एक बार ये रूल्स आपकी कंपनी पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हो गए तो ये हमेशा ही एप्लीकेबल रहे। आज आपकी कंपनी पे इस ईयर कॉस्ट ऑडिट लग गया तो फिर कॉस्ट ऑडिट होगा, एंड अगर आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए तो फिर आपको हमेशा ही मेंटेन करने हैं, राइट। चलो अब ये देखो एक बार, ये हमारा है कैप्टिवली कंज्यूम गुड्स। 100% कैप्टिव कंजम्पशन अगर हमारी हो रही है, मतलब कि जितना भी हम यूज कर रहे हैं, जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबका सब अगर हम बना रहे हैं मेन प्रोडक्ट हम 100% यूज कर रहे हैं और फाइनल गुड्स भी हमारे कवर्ड है कॉस्ट ऑडिट में, तो हमें सेपरेटली कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर फाइनल गुड्स कवर्ड नहीं है तो क्या हमें कराने की जरूरत है? हाँ जी, तब हमें कराने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें? पार्टली कंजम्पशन गुड्स, पार्टली हम सोल्ड कर रहे हैं, पार्टली हम गुड्स को बेच रहे हैं एंड पार्टली हम अपनी खुद की मेन प्रोडक्ट कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं, तो हाँ जी हमें सेपरेट कॉस्ट ऑडिट जो है वो करवाने की नीड है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा जो ट्रिकी, जो हमारा सबसे स्पेशल रूल है, हमारा स्पेशल पॉइंट क्या है इस रूल की, कि अगर रूल 3 और रूल 4 एक बार एप्लीकेबल हो गए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो फिर वो रूल हमेशा सब्सिक्वेंट ईयर्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। अगर इस साल लगा है तो उसके बाद वाले सालों में भी लगेगा, राइट। अब ये मैंने आपकी मॉड्यूल से ही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था दैट वी जनरली टेंड टू फॉरगेट आवर रूल्स, एंड हमारे जितने भी रूल्स हैं उनमें से सबसे गोल्डन रूल क्या कहता है प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन का, कि हमें किस चीज पे ध्यान देना है? हमेशा अपने खुद के स्टडी मटेरियल पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए। अब तो वैसे भी स्टडी मटेरियल्स भी हमारे अपग्रेड हो गए, अपडेट हो गए, एंड ये कुछ केसेस दिए हैं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट बिकॉज एक रिविजन लेक्चर है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग की जितनी क्विक एंड क्रिस्प रिविजन हो उतना ज्यादा बढ़िया है। बट स्टिल चलो थोड़ी सी फॉर योर क्लैरिटी पर्पस हम यहाँ पे लेते हैं कुछ केसेस, एंड लेट्स सी कि हम अब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं देखेगा, एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। एंड चलो अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं कि अब आप गेस कर पाते हैं नहीं, ढंग से दिमाग लगा पाते हैं नहीं, कि ये एप्लीकेबिलिटी होगी रूल 3 की रूल 4 की या नहीं। केसेस हैं, सबसे पहला केस 1 है, देखो क्या कह रहा है ये केस कहता है कि XYZ कंपनी ने फर्निश किया है अपना डेटा इन रिगार्ड टू द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, टर्नओवर टेबल ए प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है यहाँ पे 6 करोड़, रूल 3 के प्रोडक्ट्स का है 6 करोड़ रुपीज।
टेबल बी के प्रोडक्ट का है 9 करोड़ रुपीज एंड दूसरे प्रोडक्ट से है आपका 18 करोड़ रुपीज। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि रूल 3 की एप्लीकेबिलिटी बताओ और फिर बोला है रूल 4 की एप्लीकेबिलिटी बताओ। रूल 3 की एप्लीकेबिलिटी हमें पता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए बात हो रही है एंड रूल 4 के लिए हमें कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है, राइट। सबसे पहले हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए हमारा क्या रूल है, हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए क्या रूल था, टेबल ए या टेबल बी हो, कुछ भी हो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने हैं, अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी एक टेबल में मेंशन है और आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर इज 35 करोड़ और मोर। चलो जी देखते हैं 35 करोड़ या मोर है या नहीं। यहाँ पे है 6 करोड़ रुपीज, 9 करोड़ रुपीज एंड 18 करोड़ रुपीज। टोटल टर्नओवर हो गया 33 करोड़ रुपीज विच इज लेस देन 35। तो क्या कॉस्ट ऑडिट होगी, पहले तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, नहीं, 35 करोड़ से नीचे है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं हो रहे तो क्या कॉस्ट ऑडिट होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट किसकी करोगे आप, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, नहीं जी नहीं हो रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमें दे रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। टर्नओवर प्रोडक्ट ए का है 7 करोड़, ठीक है, बी के है 8 करोड़, ठीक है, एंड टोटल अदर प्रोडक्ट से टर्नओवर है 24 करोड़। सेम बात हमसे पूछी है कि आप बता दो रूल 3 की एप्लीकेबिलिटी बता दो एंड रूल 4 की एप्लीकेबिलिटी बता दो। सबसे पहले रूल 3 की देखते हैं कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने भी है या नहीं एंड 35 करोड़ या मोर होना चाहिए टर्नओवर। then we have 7 करोड़, 7 plus 8 15 and then plus 24 हमारा हो गया 39 करोड़। 39 करोड़ है, 35 से ऊपर है तो हाँ जी हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही है। ठीक, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने ये देख लिया कि हाँ हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑडिट का। टेबल ए के प्रोडक्ट्स की ऑडिट कब होगी, जब टोटल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो और टेबल ए और बी का प्रोडक्ट का टर्नओवर मिला के 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो। क्या टोटल टर्नओवर 50 करोड़ है, नहीं, टोटल टर्नओवर तो अभी हमने क्या निकाला, 39 करोड़ है। तो क्या ऑडिट होगी, नहीं, ऑडिट नहीं होगी, बट हमारा रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, हाँ जी रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर 39 करोड़ है, हाँ तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे, बट टर्नओवर जो 50 से नीचे है और 25 से भी नीचे है तो इसीलिए कॉस्ट ऑडिट हमारी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है बी के प्राइवेट लिमिटेड ने भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है इन दिस रिगार्ड। अब देखते हैं कि इनके लिए क्या एप्लीकेबल है एंड नो। टर्नओवर टेबल ए के प्रोडक्ट्स का, टेबल ए के प्रोडक्ट्स का टर्नओवर है हमारा 11 करोड़, हमारा टेबल बी के प्रोडक्ट का है 14 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इज 28 करोड़। अब आपने बताना है कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे और क्या कॉस्ट ऑडिट होगी या नहीं। सबसे पहले रिकॉर्ड्स के लिए सेम प्रोसीजर, 35 करोड़ या मोर होना चाहिए, 11 एंड 14 कम्स आउट टू बी 25 प्लस 28, ये आपका बन जाता है 53 करोड़ रुपीस है। तो हाँ जी 35 से ऊपर है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन होंगे। कॉस्ट ऑडिट की बात करें अगर, टेबल ए के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑडिट कब होनी है, अगर आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ऊपर है प्लस आपका जितना टेबल ए और टेबल बी का है वो 25 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा है या नहीं। 50 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर, हाँ जी है। टेबल ए और टेबल बी का कितना है, 25 करोड़, हाँ है, तो रूल लग जाएगा और कॉस्ट ऑडिट भी आपकी टेबल ए के प्रोडक्ट की हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट भी होगी और कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी आपके मेंटेन होंगे। एक बार देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। ओवरऑल टर्नओवर 53 करोड़ है, हाँ जी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। 53 करोड़ भी और 25 भी है, हाँ जी टेबल ए के प्रोडक्ट्स के लिए हम कॉस्ट ऑडिट भी करेंगे। बी के लिए नहीं हो सकती क्योंकि टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर नहीं है। ठीक, केस 4, चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सन एंटरप्राइज लिमिटेड ने भी अपने कुछ डिटेल्स फर्निश करी हैं एंड द डिटेल्स आर एज फॉलोज। रूल 3 का है 19 करोड़, टेबल ए का 19 करोड़ है, टेबल बी का 15 करोड़ है एंड अदर प्रोडक्ट 76 करोड़ है। ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे 100 का कुछ हो सकता है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, वही सेम हमने निकालना है, रूल 3 भी निकालना है, रूल 4 भी निकालना है। रूल 3
के लिए, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए 35 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो अच्छा खासा दिख रहा है 35 से ऊपर ही है, तो हाँ जी कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन होंगे ही। टोटल ये आपका बन रहा है 76 प्लस 19 प्लस 15, ये आपका आ रहा है 110 करोड़, दैट इज 110 करोड़। टेबल ए के प्रोडक्ट्स के लिए अगर देखा जाए तो हाँ जी ओवरऑल टर्नओवर जो है वो आपका हो रहा है पूरा ठीक, एंड उसका भी हो रहा है आपका 100 करोड़ है, एंड 35 करोड़ है या नहीं, नहीं 35 नहीं है, 19 प्लस 15 आपका 34 करोड़ हो रहा है। तो टेबल बी के प्रोडक्ट की ऑडिट तो नहीं हो पाएगी, पर टेबल ए की ऑडिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे टर्नओवर के साथ ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होता कि इन दोनों का टर्नओवर मिला के अगर 35 करोड़ होता तो हम टेबल बी के प्रोडक्ट की भी ऑडिट कर लेते, बट अभी नहीं है तो इसीलिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो एक बार पढ़ते हैं। ओवरऑल टर्नओवर 110 करोड़ है जो कि 35 से ऊपर है, इसीलिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ऊपर है, लेकिन टेबल ए और टेबल बी का जो है वो 35 से कम है, इसीलिए टेबल ए के प्रोडक्ट के लिए होगी बट बी के लिए नहीं होगी ऑडिट। ठीक, अरे बाप रे कितने क्वेश्चन है। चलो दिस इज द लास्ट वन। चलो अल्फा प्राइवेट लिमिटेड ने देखते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। टेबल ए के प्रोडक्ट का टर्नओवर है 20 करोड़ रुपीस, टेबल बी का है 22 करोड़ रुपीस विच कम्स टू 42 करोड़, एंड अदर प्रोडक्ट्स का 63 करोड़। तो अब बता दो फटाफट रूल 3 लगेगा या नहीं। रूल 3 तो आराम से लग जाएगा, 35 से ऊपर है, हाँ जी रूल 3 लगेगा, मीन्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं इस कंपनी के लिए। रूल 4 अगर आप देखो तो रूल 4 में क्या क्या है हमारी कंडीशन होती है। टेबल ए की ऑडिट के लिए, टेबल ए के प्रोडक्ट्स की ऑडिट के लिए हमें चाहिए होता है ओवरऑल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी 50 करोड़ एंड ए और बी से मिला के 25 करोड़। क्या 25 करोड़ से ऊपर है? हाँ जी है, ए प्रोडक्ट की हो जाएगी। टोटल टर्नओवर इसका आता है 42 प्लस 63 105 करोड़ रुपीस, तो आपका 100 करोड़ से भी ऊपर है टर्नओवर अगर मैं टेबल बी के प्रोडक्ट्स की ऑडिट की बात करूं। एंड क्या दोनों का मिला के 35 करोड़ से ऊपर है? हाँ जी 42। तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट की और बी प्रोडक्ट की दोनों की ऑडिट भी होगी। ठीक, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 105 करोड़ है, हाँ जी 105 है विच इज मोर देन 100 करोड़। ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो भी 35 से ऊपर है, इसीलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो टेबल ए और टेबल बी दोनों के प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट ऑडिट हमारी एप्लीकेबल है, राइट। रूल 3 और रूल 4 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे विद क्वेश्चंस हमने किया है। आई होप कि आपको हर चीज क्लियरली समझ में आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट रूल पे अब हम मूव करते हैं विच इज रूल 5। रूल 5 इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस के लिए इसमें बेसिकली हमें फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ऐसा कुछ हमें जैसे बोला जाता है ना कि वी हैव फॉर्म्स, कि आप इन फॉर्म्स की हेल्प से बना सकते हो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के लिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स हमें दी गए हैं। वी हैव CRA 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको लर्न करने का ये बताया कि पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, उसी के बाद उनकी ऑडिट करोगे। तो मेंटेन कर रहे हो उसकी एप्लीकेबिलिटी रूल 3 में है। एंड जो आप बनाए हैं उसके ऑडिट करोगे बनाने के बाद ही, तो उसके जस्ट एक इमीडिएटली बाद वाला हो गया ऑडिट का, दैट इज रूल 4। तो रूल 5 आपका है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। इसके अंदर 4 फॉर्म्स के बारे में आपसे बात करी गई है, CRA 1 2 3 एंड 4। CRA 1 इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे करते हो। देन आपका CRA 2 इज अपॉइंटमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिटर, XBRL फॉर्मेट। XBRL फॉर्मेट क्यों? जो भी चीज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करते हो वो XBRL फॉर्मेट में फॉर्म होती है, तो इसीलिए अगर आपके फॉर्म के आगे XBRL लिखा है तो दैट मीन्स दैट यू आर फाइलिंग इट विद द गवर्नमेंट। ये एक तरीके का ट्रिक है, या फिर ये एक तरीके का याद करने का, रिमेंबर करने का, चीजों को रिटेन करने के लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते हो कि अगर XBRL फॉर्मेट में है विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इसको कहीं पे फाइल कर रहे हो। एंड अगर आप कहीं फाइल कर रहे हो तो जनरली दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होता है कि हाँ गवर्नमेंट को ही फाइल कर रहे होंगे। तो CRA 2 is all about filing to the government about the appointment of cost auditor. CRA 3 is about the cost audit report which is being given by the cost auditor to the management. cost auditor जो है वो management को देता है report, तो that is all about giving the report to the management and to the board. and then board अपने recommendations के साथ जब वो cost audit report फाइल करता है
सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज इन CRA 4 XBRL फॉर्मेट। तो CRA 2 एंड CRA 4 दोनों XBRL फॉर्मेट्स में है, एंड CRA 1 एंड CRA 3 के आगे XBRL फॉर्मेट नहीं लिखा है, राइट। चलो अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। चलो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है आप यस मेंटेन करोगे रेगुलर बेसिस पे, मतलब मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली, कैसे भी आप मेंटेन कर सकते हो। एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन कर रहे हो उससे आप क्या मेन ध्यान रखोगे, आप मेन ये ध्यान रखोगे कि आप उससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, हर चीज जो है, प्रॉफिट पर यूनिट, हर चीज इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओ। आप कॉस्ट रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करो कि ये सब चीजों की आइडेंटिफिकेशन बिकम्स रियली वेरी इजी, राइट। ऑल राइट, ये है हमारे फॉर्म्स, ये हमारे फॉर्म्स हैं CRA 1, 2, 3 एंड 4। इन्हीं फॉर्म्स के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। CRA 1 इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट जो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने लिखना है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देन CRA 2 इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। CRA 3 है हमारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन सी है, ये वो ऑडिट रिपोर्ट है जो कॉस्ट ऑडिटर देता है मैनेजमेंट को, ठीक है। ये आप मैनेजमेंट को दे रहा है कॉस्ट ऑडिटर, ठीक। नेक्स्ट आपकी क्या है, फॉर्म CRA 4 XBRL फॉर्मेट। XBRL फॉर्मेट मतलब कि आप फाइल कर रहे हो इसे, ठीक है, गवर्नमेंट को आप फाइल कर रहे हो, सबमिशन हो रहा है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद मैनेजमेंट्स कमेंट्स ऑन क्वालिफिकेशन। अगर आपके ऑडिटर ने कोई चीज क्वालिफाई करी है तो उसके आपके हिसाब से जो जो कमेंट्स हैं उसके साथ आप ये यहाँ पे अपने मैनेजमेंट को देते हो। एक ये स्टार लगा हुआ है, देखो ये आप एक चीज है जो मैंने यहीं पे मेंशन कर दी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप काफी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए या फिर आप बीच में आपका ऑडिटर चेंज हो रहा है या फिर आपने अगर आपके मोर देन 1 ऑडिटर भी अगर अपॉइंट हुआ है तो भी उस फॉर्म के अंदर ही ऐसा प्रोविजन होता है कि आप उसी में अपने सारे ऑडिटर्स के बारे में डिटेल्स फिल कर दो, इसीलिए सिर्फ एक ही CRA 2 फॉर्म जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरी में भी या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर आपके MCQ में कि अगर ऑडिटर चेंज हो गया या फिर मल्टीपल ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं तो मल्टीपल CRA 2 जाएंगे या फिर आपने सिंगल CRA 2 फॉर्म फिल करना है, देन यू हैव टू फाइल ओनली अ सिंगल CRA 2 फॉर्म, राइट। सिंगल CRA 2 फॉर्म आपने फिल करना है, उसी के अंदर प्रोविजन होता है कि आप मल्टीपल ऑडिटर्स की डिटेल्स उसी के अंदर फिल कर सकते हैं। सो यू हैव टू फाइल ओनली अ सिंगल CRA Form 2, राइट। इन सारे फॉर्म्स के साथ हम कुछ एनेक्शर्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, राइट। ये एनेक्शर्स जो हैं, ये फॉर्म्स तो देखो आपने, ये सारे फॉर्म्स जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं CRA 1, CRA 2, CRA 3 एंड CRA 4, ये सारे फॉर्म्स अलॉन्ग विद नंबर्स आप देख रहे हो कि छोटा सा ये लिखा हुआ है, ज्यादा कोई बहुत सारे फॉर्म्स नहीं है। ये सारे फॉर्म्स तो देखो आपने लर्न करने कि 1 किस चीज का है, 2 किस चीज का है, 2 सिंगल ही जाता है, 3 किस चीज का है, 4 किस चीज का है। 4 और 3 दोनों ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए हैं, बट कौन सा गवर्नमेंट को दे रहे हैं एंड कौन किसे दे रहा है वो चीज याद रखनी है। तो ये चारों फॉर्म्स तो आपने लर्न करने हैं, राइट, बाय हार्ट आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो एनेक्शर्स हैं, ये एनेक्शर्स आपको एज सच लर्न करने की नीड नहीं है। ये एनेक्शर्स आप सिर्फ नॉर्मली रीड कर लो एंड रीड करने से भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज इनसे ऐसे एनेक्शर्स ए किस चीज़ का है, बी किस चीज़ का, एज सच एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एनेक्शर्स में मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो कहाँ से लिंक हो रहा है एंड वहाँ से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो ये एनेक्शर्स यू जस्ट नीड टू जस्ट गिव इट अ रीड, ऑलराइट। ये एनेक्शर्स में तो आपको सिर्फ एक रीडिंग देनी है, उसी रीडिंग से ही आपका काम चल जाएगा। वाओ, ये पेन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलो इसे हटा ही देते हैं, ठीक है। एनेक्शर्स को आपको सिर्फ रीड करना है। पार्ट ए, 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट डी के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, अभी बताऊंगी क्यों लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। चलो एनेक्शर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट ए जो है वो मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी का नाम, कंपनी का
एड्रेस क्या है, कम्युनिकेशन ऑफिस क्या है, किस प्रोडक्ट में एंगेज्ड है, क्या है फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या है कॉस्ट ऑडिटर का क्या नाम है, कब अपॉइंट किया था, डिटेल्स होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कौन सी यूज कर रहे हो, कोई चेंजेस किए हैं तो वो कौन से हैं, टोटल रेवेन्यू कितना है, दूसरी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन जितनी भी है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये सब आपकी आती है पार्ट ए में जो आप फिल करते हो। ये सर्विस और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर के लिए है। पार्ट बी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, जिसके अंदर आप अपने हर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे कि आपकी पर यूनिट कितनी कॉस्ट है, आपने कौन से कितनी कैपेसिटी आपकी इंस्टॉल्ड है, कितनी अवेलेबल है, फिनिश गुड्स कितने बने हैं, क्या स्टॉक है, क्या सेल्स है। इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपकी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो कि सिर्फ आप ही के इंडस्ट्री में यूज होती है, ऐसी कोई कॉस्ट है, वो भी आपको अलग से मेंशन करनी है। पार्ट बी ये हो गया। देन पार्ट सी आपका सिर्फ सर्विस सेक्टर के बारे में, इसमें भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्विस कॉस्ट कितनी है, आपकी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, कितनी आपका सेल्स है, देन आपका कैपेसिटी कितना हो रहा है, टोटल वैल्यू कितनी है, ये सब चीजें। अब आपके पास नेक्स्ट आता है पार्ट डी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, अब यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ही पहली बात तो ये, अब देखो पार्ट वन जो था, जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए था। एंड ये जो पार्ट डी है ये भी दोनों सेक्टर्स के लिए है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह जो भी कुछ होते हैं वो यहीं से पुट अप होते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट यही है जो हम नेक्स्ट रिविजन वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे जो हैं ये प्रैक्टिकली यहीं से आपका क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चीज़ें फाइल करनी होती हैं। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे फाइल करते हैं वही सब चीज़ें हमें सीखनी है प्रैक्टिकली कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या होता है। इसीलिए यहीं से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो मैं आपको बोल रही थी कि ये चैप्टर प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से वो सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या देना होता है, देखो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन देना होता है, वैल्यू एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, फाइनेंशियल पोजीशंस, रेशियो एनालिसिस, ये हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी, हर चीज़ आपको बताऊंगी कि क्या क्या होती है। एंड यही सब प्रैक्टिकल पोर्शन है। एक एक पर्टिकुलरली टर्म को हम पकड़ेंगे, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन क्या है, वैल्यू एडिशन क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या है, इनके प्रैक्टिकल कुछ 2-3 क्वेश्चन भी हम करेंगे रिविजन वीडियो में, एंड जिससे कि आपकी ग्रिप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, राइट। रूल 5 हो गया हमारा, एंड द लास्ट रूल इज दिस रूल 6। ये रूल 6 सबसे लास्ट रूल है। ये एक बार मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। ये रूल इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर आप कब अपॉइंट करोगे, विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। देन आपने अपॉइंट करने के बाद आपको, अभी मैंने बताया था रूल 5 में कि हमें CRA 2 फाइल करना होता है एक्सपेरल फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन वो विद इन 30 डेज या फिर विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच एवर इज अर्लियर में फाइल करना है। देन आपका कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होते टाइम अपनी 3 स्टेटमेंट्स इशू करेगा कि हाँ वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसके ऊपर कोई केसेस पेंडिंग नहीं है, एंड उसका अपॉइंटमेंट जो है वो पूरी तरीके से लीगल है। देन वो अपनी, उसका टेन्योर कितना होगा, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसी में उसको अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी है। वो अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को देगा। देन मैनेजमेंट जो है वो विद इन 30 डेज उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की रिकमेंडेशंस के साथ जो है फाइल करेगा। कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है अगर कॉस्ट ऑडिटर की, तो फिर वो आपने विद इन 30 डेज ही उसको आपने फिल करना है। यही सब चीजें इस रूल में दी गई हैं। चलो फटाफट से एक बार इस रूल को रीड कर लेते हैं। देन यस, विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये आपने यहाँ पे अपॉइंट करना है कॉस्ट ऑडिटर को। सबसे पहले यही है कि आपने अपॉइंटमेंट करनी है कॉस्ट ऑडिटर की। कॉस्ट ऑडिटर अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे अपनी रिटन कंसेंट देगा। रिटन कंसेंट जो वो देगा, देन कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करेगा रिटन कंसेंट में क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट देगा, राइट। सर्टिफिकेट जो वो देगा वो यही देगा कि इंडिविजुअल है या फर्म है तो वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। एलिजिबल कैसे, वही कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है। हमने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन इसके आपने लॉ में भी पढ़ी है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है सेम वही कॉस्ट अकाउंटेंट की होती है। देन इंडिविजुअल फर्म जो भी है वो क्राइटेरिया 141 का जो भी है अपॉइंटमेंट का वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो, एंड आपकी अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट्स है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो है आपके ऊपर पेंडिंग नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटर जब आप अपॉइंट कर लोगे तो फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने बताना है विद इन 30 डेज, राइट। ये यहाँ पे हमने हाँ
कैसे नोटिस देना है हमने, ये हमने अभी पढ़ा है रूल 5 में कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज में CRA 2 XBRL फॉर्मेट में नोटिस देना है अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी। ये यहाँ पे हमें CRA 2 हमें फाइल करना है XBRL फॉर्मेट में। ये अभी हमने रूल 5 में देखा था, करेक्ट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो गई है, अपॉइंटमेंट के बाद वो उसी कैपेसिटी में कंटिन्यू करेगा टिल द एक्सपायरी which is 180 days from the closure of financial year or the time he submits the cost audit report जो उसने अपॉइंट करा है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर ये रूल सारे के सारे अपने अगर ऑफिस में अपने तो बोर्ड जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और अपने सारे के सारे रीजंस जो हैं रिमूवल के, अगर आपको जल्दी रिमूव कर दिया तो कॉस्ट ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और रीजंस जो है वो सारे के सारे रिमूवल के राइटिंग में लिखेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन जो है CRA 2 फिर आप फाइल करोगे अपने बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ जिसमें आपने निकाला है, और कोई भी कैजुअल वैकेंसी होगी तो उसको भी फिर आप ये देखो 30 डेज में ही बोर्ड जो है वो फिल करेगा। फिर उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स जितने भी हैं सब आपने वही देने हैं, सब चीज़ें वही लिखे। CRA 3 में कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा मैनेजमेंट को, अपने बोर्ड को, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन सारी की सारी लिख के फिर बोर्ड जो है वो उसको साइन करेगा ड्यूली और 180 डेज में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर 30 डेज में कंसिडर करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CRA 4 XBRL फॉर्मेट में फाइल करेगा, राइट। ऑल राइट, सो दिस कम्स टू एन एंड नाउ। हमने अच्छे से सारे रूल्स रिवाइज कर लिए हैं, एक बार सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एस्पेक्ट्स को भी थोड़ा सा कवर किया है। आई होप यू फाउंड द वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव इनफ। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप ऑल्सो। मैंने अपना नंबर नीचे दिया हुआ है। आई विल कीप ऑन अपलोडिंग मोर एंड मोर रिविजन वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल। काफ़ी न्यू सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं जो हमारे इलेक्टिव में, उनके बारे में भी मैं जल्दी ही रिविजन वीडियोस डालूंगी। टिल देन लेट मी नो all your doubts and everything and how you like the video. I hope that you pass with flying colors and achieve all the success in your life. Bye bye.